हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक गौतम आपका स्वागत करता हूं आर्टिकल 21A के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था स्थापत्य कला में कि हम पढ़ रहे थे स्तूप, और आज हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश के इतिहास में गौड़ आर्किटेक्चर, यानी कि गौड़ स्थापत्य कला। गौड़ राजाओं द्वारा बनवाए गए किले, महल, कुएं, बावड़िया, मंदिर इत्यादि की समस्त जानकारियां हम आज के इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि गौड़ राजा कौन थे, उनका क्षेत्र क्या था, उनका निवास क्षेत्र क्या था। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो अगर हम गौड़ रियासत की बात करते हैं तो हमें अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे कि फारसी भाषा में गौड़ इस रियासत को क्या कहा गया है, यह हमें ही जानना होगा, या फिर संस्कृत में क्या कहा गया है, या किसी अन्य साहित्य में गौड़ रियासत का क्या नाम दिया गया है। जैसा कि हमको पता है फारसी में इसका नाम रखा गया है गढ़ा, यानी कि जब कभी भी हम फारसी साहित्य पढ़ते हैं उसमें जब भी गौड़ रियासत का नाम आता है वहां पे गढ़ा नाम का उल्लेख मिलता है। या फिर अगर हम संस्कृत भाषा में बात करें, संस्कृत साहित्य में बात करते हैं तो हमें गढ़ मंडला का नाम मिलता है। और अबुल फजल की किताब आइन ए अकबरी जो किताब किसकी है, अबुल फजल की है, उसमें गढ़कंटका नाम का उल्लेख मिलता है। तो हमने देखा कि गढ़ा का नाम क्या है, या गौड़ रियासत के नाम में साहित्य में क्या क्या मिलते हैं। तो गढ़ा मिलता है, गढ़ मंडला मिलता है और गढ़कंटका मिलता है। अब हमें इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो कुछ अलग अलग साहित्यकारों ने या फिर कुछ अभिलेखों से या कुछ शिलालेखों से हमें क्या मिलता है, कुछ नाम मिलते हैं जहां से हमें गौड़ रियासत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अकबरनामा, अबुल फजल की किताब अकबरनामा भी गौड़ रियासत का योगदान या फिर गौड़ रियासत के बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा हमें क्या होता है, सूरज प्रकाश एक किताब है, सूरज प्रकाश, वहां से भी हमें क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है किसकी, गौड़ रियासत के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे है रस रत्न माला, एक किताब है रस रत्न माला जो किसकी किताब है, संग्राम शाह की किताब है, संग्राम शाह की किताब है। और संग्राम शाह की इस किताब से भी हमें गौड़ रियासत और गौड़ राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा संग्राम शाह के ही क्या कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि संग्राम शाह कहाँ के राजा थे, ये किस वंश के राजा थे। अब हमें ये देखना होगा कि गौड़ रियासत की स्थापना कैसे हुई। तो हमें एक नाम मिलता है यादव राय। क्या नाम मिलता है, यादव राय। ये एक व्यक्ति हुए यादव राय, जिन्हें क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि पुरुष। मतलब कि गौड़ रियासत के आदि पुरुष कौन हैं, यादव राय हैं। मतलब कि गौड़ रियासत के संस्थापक कौन हैं, यादव राय हैं। और हम आगे चल के देखते हैं कि संग्राम शाह के सिक्कों से हमें पता चलता है कि क्या है, ये पुलस्त्य वंशीय हैं, पुलस्त्य वंशीय हैं। संग्राम शाह के जो कुछ सिक्के प्राप्त हुए उसमें यह लिखा रहता है पुलस्त्य वंशीय राजा संग्राम शाह। अब ये संग्राम शाह पुलस्त्य वंशी हैं, तो पुलस्त्य ऋषि कौन थे, तो पुलस्त्य ऋषि जो थे ये रावण के वंशज थे। मतलब पुलस्त्य ऋषि के
कुनबे में जन्मे थे, आपको पता होगा रावण, जिनके बारे में आपने सुना होगा रामायण में, ठीक है। उन्हीं की एक शाखा के रूप में कौन जन्मे हुए हैं, ये गोंड रियासत के राजा जन्मे हुए हैं। और ये हमें पता चलता है गोंड रियासत की सामान्य जानकारी के बारे में। अब हमें देखना होगा कि इन राजाओं ने या फिर इनके बाद आने वाले राजाओं ने, जैसे आपने सुना होगा मदन शाह का नाम सुना होगा, हृदय शाह का नाम सुना होगा, दलपत शाह का नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा। इन तमाम राजाओं ने और शासकों ने गोंड रियासत में अब स्थापत्य के रूप में अपना क्या योगदान दिया, उसकी तमाम जानकारियां हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है मदन महल। हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मदन महल देखने के लिए मिलता है। ये जो मदन महल है ये किस जिले में है, इसकी अवस्थिति है जो किस जिले में स्थित है, ये है जबलपुर। जबलपुर में मदन महल बनवाया गया है। और इसके निर्माता, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया है, निर्माणकर्ता कौन है, राजा मदन शाह। कौन है, गोंड रियासत के राजा हुए राजा मदन शाह। तो हमने क्या देखा कि मदन महल की अवस्थिति कहाँ पे है, जबलपुर जिले में है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, राजा मदन शाह हैं। और इसका निर्माण काल क्या रहा, मतलब किस वर्ष इसका निर्माण करवाया गया, निर्माण काल। इसका निर्माण काल रहा 11वीं सदी में कराया, 11वीं सदी में करवाया, इसका निर्माण करवाया। अब किसकी स्मृति में करवाया गया, तो आपको पता होगा कि मदन शाह की मां का नाम था, कि मदन शाह की मां का नाम था क्या, दुर्गावती। मदन शाह की मां का नाम था दुर्गावती। अब आप दुर्गावती से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दुर्गावती तो कौन थी, दलपत शाह की पत्नी थी। तो वहां से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मदन शाह की माता का भी नाम क्या था, रानी दुर्गावती था। और उन्हीं की स्मृति में मदन शाह ने क्या किया, मदन महल का निर्माण करवाया। जो कि आगे चल के हम देखेंगे संग्राम शाह ने क्या किया, संग्राम शाह ने क्या किया, इसे अपनी राजधानी भी बनाया। क्या बनाया, संग्राम शाह ने अपनी राजधानी बनाया। मतलब कुछ दिनों तक संग्राम शाह ने अपने राजधानी के तौर पर, मतलब अपने राज्य का जो क्रियान्वयन करता था वो कहाँ से करता था, इस किले से ही करता था। ये संग्राम शाह द्वारा बनवाया गया। अब आप देख रहे हो इसकी विशेषता क्या है, ये अनगढ़ पत्थरों से बनवाया गया है। मतलब इसमें जो पत्थर आपको मिलेंगे वो तराशे हुए नहीं हैं, अनगढ़ पत्थर हैं, ठीक। और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और ये गोंड रियासत की प्रारंभिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये अनगढ़ पत्थरों से और विशाल पत्थरों से बनवाया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि मदन महल का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, किसकी स्मृति में करवाया, और इसे किसने अपनी राजधानी बनाया। तो ये क्या है, आपका मदन महल है। आगे चल के हम देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है काला पहाड़। अब ये जो काला पहाड़ है इसकी स्थिति कहाँ है, अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये मिलती है आप लोगों को रामनगर मंडला में एक जगह है रामनगर, और वहीं पर ये काला पहाड़ स्थित है, ठीक ना। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में दो किंवदंतियां मिलती हैं, या कहें इतिहासकारों को लेकर, इतिहासकार इसके विषय में लेकर के क्या रखते हैं, मतभेद रखते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कैसा है, प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक है, ये पहाड़ जो है प्राकृतिक है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण जो करवाया है वो हृदय शाह ने करवाया है। मतलब गोंड राजा हृदय शाह द्वारा करवाया गया है। अब इस पहाड़ की खास विशेषता क्या है, इसमें आपको काले काले पत्थर देखने के लिए मिलते हैं जो कैसे हैं, अष्टफलकीय हैं। मतलब इसमें 8 फलक वाले पत्थर मिलते हैं, जिसे हृदय शाह ने कुछ महलों के निर्माण में भी उपयोग किया है। तो यहां क्या मिलेगा आपको, अष्टफलकीय पत्थर मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, अष्टफलकीय पत्थर मिलेंगे। ये इस पहाड़ की खास विशेषता है। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो हमें आपको देखने के लिए मिलता है दल बादल महल। अब ये दल बादल महल आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये महल कैसा है, खंडहर बन चुका है। मतलब अब इसकी स्थिति बहुत जर्जर है, फिर भी पर्यटक इसको देखने के लिए जाते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति जो है रामनगर में है। कहाँ पे है,
इसकी अवस्थिति जो आपको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है रामनगर, रामनगर में देखने के लिए मिलती है, रामनगर मंडला में देखने के लिए आपको इसकी अवस्थिति मिलती है। और इसका भी निर्माण किसने करवाया है? निर्माण करवाया है आपके राजा हृदय शाह ने करवाया है। किसने करवाया है? राजा हृदय शाह ने क्या करवाया है? दल बादल महल का निर्माण करवाया है। अब इसकी खास बात आपको देखने के लिए मिलती है कि जो ये महल है इसके पास में ही आपको दो छोटे छोटे महल देखने के लिए मिलती हैं। एक है रानी का महल या रानी महल, आपको इसी के पास देने के लिए मिल जाएगा, रानी महल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको मिल जाएगा मोती महल देखने के लिए मिल जाएगा। दो महल मिलेंगे, मोती महल और रानी महल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि रानी महल और मोती महल के चौगान में इस महल का निर्माण करवाया गया था। अब चौगान क्या होता है? तो अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो समझते होंगे कि घर के सामने जो बड़ा सा द्वार होता है उसे क्या कहा जाता है? चौगान कहा जाता है। और इस मोती महल और रानी महल के सामने के चौगान में क्या किया? राजा हृदय शाह ने राम महल का या दल मादल महल का निर्माण करवाया है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ठीक है, तो ये इतिहासकार यह बताते हैं कि जो राजा हृदय शाह थे उन्होंने इस महल का निर्माण किसके लिए करवाया था? सैनिकों हेतु करवाया था। किसके लिए किया था? सैनिकों हेतु करवाया था, सैनिकों के निवास हेतु करवाया था, सैनिकों के निवास हेतु करवाया था। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि एक राजा अपने सैनिकों के ठहरने के लिए एक महल का निर्माण करवाता है। तो हमने क्या देखा? हमने मदन महल देख लिया, हमने काला पहाड़ देखा और हमने क्या देखा? दल बादल महल देखा। अब हम आगे देखते हैं एक और महल, तो हमें देखने के लिए मिलता है मोती महल देखने के लिए मिलता है। और ये देखिए अभी भी ये अपने व्यवस्थित स्वरूप में बचा हुआ है। इसकी विशेषता आप देख रहे होंगे, इसमें जो गुंबद बने हुए हैं वही हैं। अब इसकी स्थिति कहां पे है? तो ये किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? जिला इसमें क्या होगा? तो वही है रामनगर, रामनगर मंडला। कहां पे स्थित है? रामनगर मंडला में स्थित है। अभी हमने पढ़ा था कि मोती महल के चौगान में क्या स्थित है? दल बादल महल है। और इसका भी निर्माण किसने करवाया है? निर्माण कार्य किसने करवाया है? निर्माण करवाया है राजा हृदय शाह ने करवाया है। किसने करवाया है? राजा हृदय शाह द्वारा क्या करवाया गया है? मोती महल का निर्माण करवाया गया है। और इसकी खास विशेषता जो है ये है, ये कैसा है? आयताकार महल है। कैसा है ये? ये आयताकार महल आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो महल है ये आपको इसमें एक तालाब भी, छोटा सा कुंड भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना। अब इसके बारे में कहा जाता है कि जो काला पहाड़ है, जो हमने भी आगे पढ़ा था, काला पहाड़ के जो अष्टफलकीय पत्थर थे, फलकीय जो पत्थर थे, अष्टफलकीय पत्थर, उन्हीं पत्थरों से क्या किया गया है? इसका निर्माण करवाया गया है। और इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी जो दीवारें हैं बहुत चौड़ी हैं। और ये सिर्फ इसी महल की विशेषता नहीं है, गौड़ स्थापत्य में जितने भी हम महल देखते हैं उन सब की दीवारें चौड़ी हैं, क्योंकि पत्थर कैसे थे? यहाँ के अष्टफलकीय पत्थर थे। और खास बात हम देखते हैं, जैसे इस महल के नजदीक में क्या होता है? नजदीक में क्या बनाया गया है? एक राय भगत की कोठी बनाई गई है। किसने बनाई गई है? राय भगत की कोठी बनाई गई है, राय भगत की कोठी। अब ये राय भगत कौन थे? राय भगत जो थे हृदय शाह के मंत्री हुआ करते थे और इन्हीं के लिए एक कोठी का निर्माण करवाया गया था। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, ये राय भगत की क्या है? कोठी है। ये मोती महल के जस्ट नजदीक बनाया गया है राय भगत की कोठी। और तो इसका भी स्थान क्या हो जाएगा? ये भी कहां पे है? रामनगर मंडला में स्थित है। कहां पे है? रामनगर मंडला में। इसके भी निर्माता कौन है? इसके भी आपको निर्माता मिलेंगे राजा हृदय शाह। और ये किसके लिए बनवाया गया था? तो ये राय भगत के लिए बनवाया गया था, राय भगत हेतु बनवाया गया था,
बनवाया गया। और ये राय भगत कौन हुआ करते थे? तो राय भगत जो थे हृदय शाह के क्या थे? एक मंत्री थे और उनके लिए बनाया गया था। और इसीलिए इसे कहा गया, इसका उपनाम जो रखा गया, इस महल का क्या रखा गया? उपनाम जो रखा गया, उपनाम जो रखा गया वो क्या रखा गया? मंत्री महल रखा गया। क्या रखा गया? मंत्री महल रखा गया। इस मंदिर का नाम क्या रखा गया? इस महल का नाम रखा गया मंत्री महल रखा गया। और इसकी जो खास विशेषता थी, जो इसका प्रवेश द्वार था, जो इस राय भगत कोठी का जो प्रवेश द्वार है वो कैसा है? संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। और ये अपने आप में बड़ी बात थी कि जब लोग संगमरमर को तराशने की कला कम जानते थे, उस समय पर इस महल में क्या किया गया था? संगमरमर के पत्थरों को तराश करके लगाया गया था। तो ये अपने आप में क्या हो गई? एक बड़ी विशेषता हो गई। अब हम आगे देखने के लिए मिलते तो हमें क्या मिलता है? रानी महल देखने के लिए मिलता है। अब ये रानी महल अपने आप में खास विशेषता रखता है, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? हृदय शाह ने करवाया था। हृदय शाह द्वारा करवाया गया था। और ये भी कहाँ पे है? ये भी रामनगर मंडला में स्थित है। रामनगर मंडला में स्थित है। और ये हृदय शाह ने अपनी रानी चिमनी के लिए बनवाया था। किस लिए बनवाया था? तो रानी चिमनी हेतु बनवाया गया महल। तो ये जो आपको रानी महल दिख रहा है, तो किसने बनवाया है? हृदय शाह ने बनवाया है। और ये मंडला में स्थित है। और किसके लिए बनवाया था? रानी चिमनी हेतु बनवाया था। इसके दो और नाम देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, उपनाम जो मिलते हैं, उपनाम रानी महल के, उसे कहते हैं बेगम महल। क्या कहते हैं? बेगम महल कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? बघेलिन महल कहते हैं। बघेलिन महल कहते हैं। कभी कभी आपको किताबों में क्या होता है? रानी महल अलग देखने के लिए मिल जाता है और बघेलिन महल देखने के लिए अलग मिल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी महल को क्या कहते थे? रानी महल कहते थे। इसी महल को बेगम महल कहते थे। और इसी महल को बघेलिन महल कहते थे। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, इस महल की विशेषता क्या है? विशेषता, तो यह जो महल है यह मुगल शैली से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? मुगल शैली से प्रेरित। मुगल शैली से प्रेरित महल कौन सा है? रानी का महल है। और आप इसमें इसकी गुंबद जो देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे गुंबद आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? मुगल कालीन स्थापत्य में इस तरह के आपको गुंबद देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रानी महल क्या है। इसके पहले हमने जो भी हृदय शाह के बारे में या हृदय शाह द्वारा बनवाई गई स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा है। रानी महल के आगे हमें दिखते हैं कि अगला महल हमारा कौन सा है। और आगे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है विष्णु मंदिर। और ये विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये विष्णु मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है आपके यहाँ ये भी हमें देखने के लिए मिलता है रामनगर में देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ मिलता है? रामनगर मंडला। कहाँ पे स्थित है ये? रामनगर मंडला में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है दोस्तों? इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए कि हृदय शाह की एक दूसरी रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था सुंदरी देवी। क्या नाम था? सुंदरी देवी। और यही सुंदरी देवी ने क्या किया? इस महल का निर्माण कर, इसके नीचे लिख लो हृदय शाह की रानी। क्या नाम था उनका? ये थे हृदय शाह की रानी हैं सुंदरी देवी। और इन्होंने क्या किया है? इसका निर्माण करवाया है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर जो बना हुआ है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। और अब ये मंदिर अपने अवशिष्टों की ओर बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे ये मंदिर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ये मंदिर का सिर्फ कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है, बाकी हिस्से जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं अपना सिंगौरगढ़ फोर्ट यानी सिंगौरगढ़ दुर्ग। आपको पता होगा कि सिंगौरगढ़ जो था वो कुछ समय के लिए गोंड रियासत की राजधानी था। गोंड रियासत की राजधानी अलग अलग राजाओं के कालखंड में अलग अलग रही है। अब इस महल को जो निर्माणकर्ता के विषय में है, इसका निर्माण किसने करवाया है? निर्माण
कर्ता। अब इसके निर्माणकर्ता के विषय में लेकर के इतिहासकारों के मत में क्या है, मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण संग्राम शाह द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? संग्राम शाह द्वारा करवाया गया है। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत शासक, किसने? राजपूत शासक गज सिंह ने, किसने? गज सिंह ने क्या किया है? इस महल का निर्माण करवाया है। तो मतलब सिंगौरगढ़ दुर्ग के विषय में, निर्माणकर्ता के विषय में संशय बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि संग्राम शाह ने करवाया है और कुछ मानते हैं कि गज सिंह ने करवाया है। तो आप कहोगे सर हमें इसे ऑप्शन में टिक कैसे करेंगे? तो आपको देखना होगा किस राजा का नाम दिया हुआ है। कभी भी दोनों राजाओं का नाम एक साथ देखने को आपको नहीं मिलेगा। या फिर तो आपको संग्राम शाह देखने के लिए मिलेगा या फिर गज सिंह देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं। ये किस जिले में क्या है? स्थित है। तो इसका निर्माण जो है ये दमोह जिले में करवाया गया है। कहां पे करवाया गया है? दमोह जिले में सिंगौरगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है। अब आप देख रहे होंगे कि ये दुर्ग धीरे धीरे क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। आगे हम चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है चौरागढ़ दुर्ग। अब चौरागढ़ दुर्ग जो है ये विशेष अवस्थित रखता है। ये कहां पे है? किस जिले में स्थित है? तो इसके किस जिले में स्थित है? ये है नरसिंहपुर जिले में क्या है? ये स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया है, इसका निर्माण करवाया है संग्राम शाह द्वारा। संग्राम शाह ने क्या किया है? सिंगौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया है। अब इसके विषय में एक आपको पता होना चाहिए कि आसफ खां ने क्या किया था। मुगल जो सेनापति था अकबर का, आसफ खां, उसने रानी दुर्गावती के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और रानी दुर्गावती के आक्रमण के दौरान जब उन्होंने आक्रमण किया रानी दुर्गावती के ऊपर, तो वो उन्होंने क्या किया? अपने दुर्ग से बाहर निकल करके युद्ध किया था। बाद में आपको पता है कि वो पहला युद्ध जीतती हैं और दूसरे युद्ध में पराजित होती हैं। और उस पराजय के पश्चात उनका जो पुत्र होता है वीर नारायण, वो यहीं पे रहता है। और इसी चौरागढ़ दुर्ग में क्या होता है? आसफ खां और वीर नारायण के मध्य युद्ध होता है। और यहीं पे क्या होता है? वीर नारायण वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मतलब वीर गति को प्राप्त होते हैं, मतलब उनकी यहीं पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पूछाता है कि दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो चौरागढ़ दुर्ग में हुई थी। अब हम आगे देखते हैं, हमें देखने के लिए स्थापत्य में क्या मिलता है। तो आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा देवगढ़ दुर्ग देखने के लिए मिल रहा होगा। आप सबको पता है कि जो गोंड रियासत था वह 52 छोटे छोटे गढ़ाओं में विकसित था। मतलब सबसे ऊपर हुआ करता था गढ़ा, और गढ़ी के नीचे जो उसकी शाखा होती थी क्या कहलाती थी? 52 गढ़ कहलाते थे। मतलब उसके 52 छोटे छोटे राज्य थे और उन्हीं में से एक राज्य था, क्या था? देवगढ़। ये देवगढ़ किस जिले में पड़ता है? तो आपको मिलेगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? आपको ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है। और आप ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये महल भी क्या हो रहा है? समाप्ति की ओर चल रहा है। और इसके जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था गोंड शासक राजा जाटव ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा जाटव द्वारा करवाया था। क्या गया था? देवगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके आगे हम चलते हैं तो हमें एक और क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, या फिर गोंड रियासत का एक छोटा सा गढ़ हमें और देखने के लिए मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? खेरला कहते हैं। और इसकी अवस्थिति आपको देखने के लिए मिलती है कहाँ पे? बैतूल जिले में देखने के लिए मिलती है। कहाँ मिलती है? बैतूल जिले में देखने के लिए मिलती है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राजा ईव ने करवाया। किसने करवाया? राजा ईव द्वारा करवाया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कहीं कहीं पे राजा ईव का नाम ही क्या मिलता है? राजा ईल मिलता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि राजा ईव कौन है या फिर राजा ईल कौन है, जबकि सत्य बात उनका नाम क्या है? राजा ईव है। लेकिन कहीं कहीं पे ईल देखने के लिए मिल जाएगा। तो खेरला दुर्ग का निर्माण या खेरला के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा ईल ने करवाया था, जो बैतूल में स्थित है। अब इसकी एक विशेषता है, जैसे आपने सुना होगा कि तोतों का किला किसे कहा जाता है? तो गिन्नौरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे तोते पाए जाते हैं। ऐसे ही जो खेरला का किला है उसे खरगोशों का किला कहा जाता है, या खरगोश का किला कहा जाता है। खरगोश का
किला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में खरगोश पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि खरगोश के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो खेरला का किला प्रसिद्ध है, और उसका निर्माण किसने करवाया है? राजा ईव ने करवाया है। किसने करवाया है? राजा ईव ने करवाया है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है बाजना मठ, ये अभी भी वर्तमान स्थिति में है और इसमें अभी भी लोग जाते हैं, और इसमें आपको दिख रहा होगा तांत्रिक मठ लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो मठ है ये अपनी तंत्र विद्या के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? जबलपुर में है। कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? ये जबलपुर में है। और इसका निर्माण करवाया था संग्राम शाह ने। किसने करवाया था? संग्राम शाह ने करवाया था। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी तंत्र विद्या के लिए या तांत्रिक मठ के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के समीप क्या करवाया था संग्राम शाह ने? क्या किया था कि संग्राम सागर झील का निर्माण भी करवाया था। तो पूछ जाएगा कि संग्राम सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? तो संग्राम शाह ने करवाया है, और ये जबलपुर में स्थित है। और इसी के समीप बाजना मठ है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है पंचमठा मंदिर। अब ये पंचमठा मंदिर जो आप देख रहे हो, ये इसका परिवर्तित स्वरूप है। इसके पश्चात इसका स्वरूप कुछ और हुआ करता था, बाद में सरकार द्वारा किया गया, इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया, और अभी भी ये मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? पचमठा है। क्या है? पचमठा मंदिर है। और हम देखते हैं इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो इसकी अवस्थिति है जबलपुर में। जबलपुर में इसकी अवस्थिति है, और इसका निर्माण करवाया था रानी दुर्गावती ने। किसने करवाया था? रानी दुर्गावती द्वारा क्या किया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। खास विशेषता क्या है इसकी? रानी दुर्गावती द्वारा करवाया था। इसकी खास विशेषता क्या है? ये राधा बल्लभ संप्रदाय को क्या है? ये मंदिर समर्पित है। तो पूछा जाएगा कि राधा बल्लभ संप्रदाय को कौन सा मंदिर समर्पित है? तो पंचमठा मंदिर या पचमठा मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो रानी दुर्गावती ने उसका निर्माण करवाया है। और उसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो जबलपुर में उसकी अवस्थिति आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे से कुछ स्थापत्य हमें देखने के लिए और मिलते हैं। हम देखते हैं कि गौड़ रियासत में और क्या क्या स्थापत्य के तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा रानी ताल। कौन सा मिलेगा आपको? रानी ताल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया है? दुर्गावती ने करवाया है। रानी दुर्गावती ने क्या किया है? रानी ताल का निर्माण करवाया है। इसके अलावा एक आपको और मिल जाता है, आधार ताल मिल जाता है देखने के लिए। आधार ताल, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण भी रानी दुर्गावती ने करवाया है। आधार सिंह क्या हुआ करते थे? एक कायस्थ मंत्री हुआ करते थे रानी दुर्गावती के, जो बड़े विश्वस्त थे। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने आधार सिंह की मांग की थी, जिसको लेकर के विवाद हुआ था। किसके किसके मध्य? रानी दुर्गावती और अकबर के मध्य था। तो उन्हीं के नाम पे क्या किया गया है? आधार ताल का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा हमें कुछ और स्थापत्य देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि हमें मिल जाता है दीमागढ़ का किला, हमें देखने के लिए मिल जाता है दीमागढ़ दुर्ग। और ये हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए? बैतूल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? बैतूल में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कोटवार दुर्ग। और ये हमें देखने के लिए मिलता है, कहाँ मिलता है? हमें देखने के लिए मिलता है बैतूल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हमें कोटवार दुर्ग हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? बैतूल मिल जाता है। इसके अलावा हमें जो मिलता है वो मिलता है पुनियागढ़ दुर्ग। और ये हमें देखने के लिए मिलता है मंडला में। कहाँ देखने के लिए मिलता है? मंडला में देखने मिलता है। इसके अलावा हमें मिलता है गौर झामर। क्या मिलता है? गौर झामर दुर्ग मिलता है। और ये हमें देखने के लिए मिलता है छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। तो हमें क्या मिलते हैं? ये कुछ छोटे छोटे और किले देखने के लिए मिलते हैं इतिहास में या अलग अलग क्षेत्रों में, जो गौड़ राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं। रानी ताल जो दुर्गावती द्वारा बनवाया गया है, आधार ताल जो दुर्गावती द्वारा बनवाया गया है, दीमागढ़ दुर्ग जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? बैतूल में बनवाया गया है, बैतूल में स्थित है। कोटवार दुर्ग जो है वो भी बैतूल में स्थित है। पुनियागढ़ दुर्ग मंडला में स्थित है। और गौर झामर दुर्ग जो कि स्थित है, कहाँ पे स्थित है?
आपको छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने क्या पढ़ा कि गौड़ राजाओं द्वारा क्या क्या बनवाया गया है, उनकी अवस्थी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। आपके प्री में कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि इस किले का निर्माण किसने करवाया है, या इसकी अवस्थी कहाँ पे है, किस जिले में है, या इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हम आगे भी इसी तरह क्या करेंगे, अलग अलग रियासतों के बारे में, उनके द्वारा स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।